कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका क्या यूज़ है एंड सो ऑन। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरी काइंड सजेशन है पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और जो बेसिक टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी द फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो भी आप चेक कर लो। ठीक है, तो अभी मैं टोटल 3 वीडियोस बना चुका हूँ। पहला वीडियो मैंने बनाया था सिलेबस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकंड वाज योर बेसिक टर्म्स एंड थर्ड वाज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन। तो ये तीनों वीडियो अच्छे से देख लो। सिलेबस वाले वीडियो से आपको पता लग जाएगा, सीक्वेंस पता लग जाएगी कौन कौन से टॉपिक हम लोग कब पढ़ेंगे। और सेकंड जो बेसिक टर्म्स थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी में मैं उनको यूज करता रहूंगा। थर्ड वीडियो जो था बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो आप चेक कर लो, उससे आपको बेसिक पता लग जाएगा एग्जैक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। और उसके बाद आप इस वीडियो को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन डायरेक्टली मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, देखो, अ टेस्ट ट्यूब कंटेन्स 25 बैक्टीरिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में 25 बैक्टीरिया हैं टोटल, 5 ऑफ विच कैन स्टे अलाइव फॉर एटलीस्ट 30 डेज। 30 जो 25 बैक्टीरिया हैं उनमें से 5 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि लगभग 1 महीना जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, 10 ऑफ विच विल डाई इन देयर सेकेंड डे। 10 ऐसे हैं जो कि सेकेंड डे पे डेड हो जाएंगे। और 10 ऑफ विच आर ऑलरेडी डेड। 10 तो ऑलरेडी डेड हैं, तो मतलब क्या सिनेरियो है भाई, 25 बैक्टीरिया में से 10 तो ऑलरेडी डेड हैं, 5 ऐसे हैं जो लगभग महीना जिंदा रहेंगे, और 10 ऐसे हैं जो कि सेकेंड डे पे डेड हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ये बेसिक सिनेरियो है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, गिवन दैट, ये देखो वर्ड आ गया ना गिवन, मैं आपको बार बार समझाता हूँ भाई। जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है कैटेगरी बाय कैटेगरी सॉल्व करना है, तो जैसे ही वर्ड देखा आपने गिवन, कीवर्ड ये नजर आ रहा है ना आपको, कीवर्ड यहाँ क्या नजर आ रहा है, गिवन, तो जैसे ही गिवन नजर आया तो आप समझ जाना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। ठीक है, बार अब काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप बार बार रिपीट क्यों करते हो। बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि बैक ऑफ द माइंड में आपकी चीजें चली जाए, तो फिर आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरा ढंग से वीडियो देख लिया आपने, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो कीवर्ड है हमारे पास गिवन, तो गिवन देखते ही हमारे को पता लग जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा, फिर वही बात है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको सिखा रखा है, प्रीवियस वीडियो चेक करो, उस हिसाब से हम लोग अपने क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो गिवन दैट रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव। तो गिवन गिवन क्या है, रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव। और अलाइव कितने थे जी, मैंने आपको अभी समझाया था, 25 बैक्टीरिया थे, 5 तो 1 महीने तक जिंदा रहते हैं, और 10 जो 2 दिन में जिनकी डेथ हो जाएगी। तो 10 और 5 15, मतलब 15 अलाइव हैं और 10 ऑलरेडी डेड थे, है ना। तो टोटल 15 अलाइव थे 25 में से। ठीक है, तो गिवन दैट रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव, तो इसी की प्रोबेबिलिटी वाले मुझे बता दो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 15/25। आई थिंक समझ पा रहे होगे। अगर आपको लग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है तो मैं एक बार आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, दो चीजें होती हैं, जैसे गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो हमारे पास ए गिवन बी पूछ रहा होता है, या प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए पूछ रहा होता है ना, तो वो ए और बी हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो गिवन के बाद जो चीज है ना वो हम मान लेते हैं से ए, तो जो हमारे को जो निकालना होगा वो हो जाएगा बी। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है। समझ में आया। तो जो भी गिवन के बाद है, गिवन के बाद जो चीज गिवन है, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं अच्छे से, गिवन के बाद जो चीज है हम उसको मान लेते हैं अपना इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या होगा, रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव। तो मैं लिख देता हूं। ठीक है जी, तो गिवन के बाद जो कुछ है वो हमने ए मान लिया, और जो चीज निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी स्टिल अलाइव आफ्टर 1 वीक, तो जो चीज निकालनी है वो हमने इवेंट बी मान लिया। तो अब बी गिवन ए हम निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली देखो हम ये पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैक्टीरिया स्टिल अलाइव आफ्टर 1 वीक गिवन दैट रैंडमली चूजन बैक्टीरिया इज अलाइव। ठीक है, ये बात होगी ना, तो आप आई थिंक समझ पा रहे हो। देखो जितना, वही बात है, जितना मैं बोलूंगा उतना कंफ्यूजन ही पैदा होगी। आप थोड़ा सा अपने आप से कोशिश करोगे समझने की, तो आपको अपने से समझ आ जाएगा, बहुत बेसिक सी कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने आपको सिंपल चीज समझा दी, गिवन के बाद जो चीज होगी हमने उसको इवेंट ए मान लिया है, और जो चीज निकालना है वो इवेंट बी मान लिया, तो बी गिवन ए हमारे को करना है। ठीक है जी, हाँ जी, तो यही चीज है, देखो हमने लिख भी दिया, बी गिवन हमारे को फाइंड आउट करना है। तो ए गिवन बी की फिलहाल मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, मेरे को बी गिवन है यहाँ पे निकालना है। ठीक है जी, तो आप देख लो भाई, तो ए क्या हमने माना भाई, जो गिवन के बाद है, दैट इज रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव। ठीक है, तो ए क्या है भाई, रैंडमली चूजन बैक्टीरिया इज अलाइव। यार मैं थोड़ा सा ना ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम काम अच्छे से कर सके। हाँ जी, तो ए क्या है भाई, रैंडमली चूजन बैक्टीरिया इज अलाइव।
randomly chosen bacteria for experiment is alive, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप मेरे को यहीं से समझा सकते हैं भाई, अलाइव कितने हैं, देखो सीधी सी बात है भाई, देखो फेवरेबल अपॉन टोटल चॉइसेस है ना, फेवरेबल चॉइसेस अपॉन टोटल चॉइसेस, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती थी। तो फेवरेबल चॉइसेस यहाँ पे क्या है भाई, 5 तो हैं जो कि 1 महीने तक जिंदा रहेंगे, और 10 ऐसे हैं जो कि सेकंड डे डेड होंगे। तो 10 और 5 15, 15 जिंदा हैं और 10 तो ऑलरेडी डेड हैं। तो प्रोबेबिलिटी कि रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव, ये क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, बिल्कुल ऑब्वियस है। कितने जिंदा हैं, 15, और टोटल कितने थे, 25, 10 तो बीच में से डेड थे, तो 15/25, ठीक है। इसमें आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो जी बी, बी क्या है भाई, इवेंट, हमारे को बी क्या चाहिए था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अलाइव आफ्टर 1 वीक, ठीक है। तो बी क्या है भाई, बैक्टीरिया अलाइव आफ्टर 1 वीक, बैक्टीरिया अलाइव आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद वो जिंदा रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, ये तो वही होगा ना, पांच में से कोई एक बैक्टीरिया होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वो 30 दिन तक कम से कम जिंदा रहते हैं। 10 बैक्टीरिया तो ऐसे थे जो कि सेकंड डे डेड हो जाते थे, और 10 ऐसे थे जो कि ऑलरेडी डेड थे। तो 5 ही तो ऐसे थे ना जो कि एटलीस्ट 30 डेज तक अलाइव रह सकते थे, ठीक है जी। तो बी हमारा इवेंट वही बता रहा है, इन 5 में से कोई एक पकड़ा होगा आपने, तो वही कह रहा है कि बैक्टीरिया अलाइव आफ्टर 1 वीक, दिस इज इवेंट बी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब बैक्टीरिया अलाइव आफ्टर 1 वीक, तो मतलब ये एग्जैक्टली है कौन से भाई, 5 अब आप जरा मुझे समझाओ। तो अब आपको निकालना क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो वो क्या होती थी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फॉर्मूला वगैरह कैसे निकलता है भाई, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले प्रूव करके आ चुका हूं, तो प्लीज मेरे से यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा और प्रूफ दूंगा एंड सो ऑन, तो प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होती थी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। जो जो पीछे होगा वो नीचे आएगा, याद है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, बहुत बार एक्सप्लेन किया था मैंने, प्लीज मेरे से बार बार एक्सपेक्ट मत करो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 11 क्वेश्चन कराने मैंने लगभग, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखो भाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगा, देखो कि रैंडमली चोजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव एंड इट विल स्टिल अलाइव फॉर 1 वीक, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वही हम 5 ही बात कर रहे हैं ना, तो वही 5 बैक्टीरिया की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि 1 महीने तक जिंदा रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, 5 आउट ऑफ 25 बैक्टीरिया थे, तो 5/25 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है क्या, 15/25, तो ये कितना आंसर आ जाएगा जी, 5/15, दैट इज नथिंग बट 1/3, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप माइंड सेट लगाएंगे, थोड़ा सा आप माइंड से सोचेंगे तो आपको एक मिनट समझ में आएगा। यहाँ पे शायद बस थोड़ा सा आप ये कंफ्यूज हो सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट चाहिए आपको। ए क्या है भाई, रैंडमली चोजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव, जो आपने बैक्टीरिया चूज करा वो अलाइव है। अच्छा, और बी क्या है भाई, बैक्टीरिया अलाइव आफ्टर 1 वीक, तो एक हफ्ते के बाद भी वो जिंदा रहेगा, एक हफ्ते के बाद भी जिंदा रहेगा, इसका मतलब क्या है भाई, एक हफ्ते बाद भी अगर वो जिंदा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, वो वही है, 5 थे ना वो एटलीस्ट 30 डेज तक जो अलाइव रहते थे, तो वही 5 में से किसी एक की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इवेंट बी कह रहा है 5 5 हैं, जो 25 में से 5 थे वही है, वही है हमारा इवेंट बी, मतलब आपने वो 5 में से कोई एक पकड़ रखा है बैक्टीरिया जो कि महीने तक जिंदा रहते थे, ज्यादा अच्छा बोलो तो एटलीस्ट 30 डेज है ना, तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए जिंदा जो रहते थे हमने वो पकड़े हैं इवेंट बी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि वो जिंदा भी है और 30 दिन तक जिंदा रहेगा आगे, अभी जिंदा है और 30 दिन तक आगे जिंदा रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, वही वही 5 आउट ऑफ 25 वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सीधा आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5/25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 15/25, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था। तो 5/15 दैट इज नथिंग बट 1/3 इज माय फाइनल आंसर। जरा सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज एक बार आप अपने आप से कोशिश करो समझने की, आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द ओनली थिंग इज जो गिवन वर्ड नजर आएगा, इस क्वेश्चन से आपको समझ में क्या है, इस क्वेश्चन से समझ में सिर्फ आपको इतना आया कि जब भी गिवन वर्ड नजर आएगा वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और जैसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो या तो ए गिवन भी पूछेगा या बी गिवन ही पूछेगा। तो आप देख लो भाई, गिवन के बाद जो कुछ है आपने उसको इवेंट ए मान लिया, तो अब और जो फाइंड करना है वो आपने इवेंट बी मान लिया, तो अब आपको चाहिए क्या, बी गिवन ए, मतलब क्या चाहिए था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी स्टिल अलाइव आफ्टर 1 वीक गिवन द रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव। बात सुनाई, तो हमारे को निकालना क्या है, देखो पहले तो इसने बोल रखा है ना, गिवन दैट रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव, आगे बोल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अलाइव आफ्टर 1 वीक। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा घुमा के बोलूं तो मैं ऐसे कहूंगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बैक्टीरिया इज स्टिल अलाइव आफ्टर 1 वीक गिवन द रैंडमली चोजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव। बात समझ आ रही है।
तो मतलब आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम यहाँ पे देखो कॉमन सेंस से करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे करते हैं, अगर करना नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, लेकिन आप कॉमन सेंस से करना चाहते तो आप ऐसे बोलते, अलाइव कितने हैं भाई, 15 अलाइव है ना, तो आपको नया सैंपल स्पेस हो जाएगा जी 15, और उसमें से 5 ऐसे हैं जो एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, अदर वो तो एक महीने तक जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो देखो 10 तो ऐसे थे ना जो कि सेकंड डे डेड हो जाएंगे, तो हफ्ते बाद भी जिंदा रहे, तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली महीने की बात कर रहा हूँ, जो कि एक महीने से ऊपर जिंदा रह सकते थे। तो हमारा नया सैंपल स्पेस क्या हो गया भाई, 15, और उसमें से 5 ऐसे हैं जो कि एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा रहेंगे, तो 5/15, सीधा आंसर 1/3 आ सकता था। डेड सिंपल क्वेश्चन था, बट स्टिल मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि फॉर्मूले के साथ करोगे तो बहुत इजी और बहुत अच्छे से आंसर आएगा, नहीं तो वही बात है, आप गेट एग्जाम में कहीं ना कहीं फंस सकते हो, है ना। फंसाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मैं भी आपको कराऊंगा तो समझ में आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई 11 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 11 क्वेश्चन करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आपका लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। बहुत इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और गेट के क्वेश्चंस तो केक वॉक की तरह होंगे, आप बहुत जल्दी और बहुत इजीली उनको अटेम्प्ट कर जाओगे, 1% का भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर इन 11 क्वेश्चन में से आपने कोई भी एक क्वेश्चन रटा, तो आप लोग फंस जाओगे। मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ भाई, प्रोबेबिलिटी क्या, किसी भी टॉपिक में, गेट के किसी भी टॉपिक में अगर आपने कुछ भी रटा, तो आज नहीं तो कल आप जरूर फंस जाओगे उसमें। तो रटना तो कुछ है नहीं, रटना तो सबसे बड़ा क्राइम है गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। बाय हार्टिंग इज क्राइम, मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो समझ में आ रहा होगा सबको, तो 11 क्वेश्चन लॉजिकली अच्छे से समझ के कर लो, लगभग लगभग आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। और गेट के क्वेश्चंस केक वॉक की तरह होंगे, बहुत इजीली आप आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके जी, तो आई थिंक समझ में आ गया सबको फर्स्ट क्वेश्चन हमने कैसे अटेम्प्ट किया। जरा सा भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैंने काफी बार ऑलरेडी रिपीट कर दिया है, कॉमन सेंस से भी मैंने सोल्व करा दिया, बट वो लगानी नहीं है आपको। नो डाउट आपको बहुत आसान लग रहा होगा, मैं भी बिल्कुल ऐसी गलती करता था। जब मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रीवियस वीडियो बनाया था, मैंने आपको वहां पे भी समझाया था, मैं कॉमन सेंस से करने की कोशिश करता था, बट आज नहीं तो कल मैं फंसता था, फिर बहुत दिक्कत आती थी, है ना। लगभग 9 साल पुरानी बातें मेरे को आज तक याद है, क्योंकि मैं बहुत फंसा था इसमें। तो आप भी फंस रहे हो ना, तो बेटर है फंसना नहीं है अगर, तो ऐसे ढंग से करना है, ठीक है, प्रॉपरली। गिवन के बाद जो चीज गिवन है, गिवन के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आप मान लेंगे इवेंट ए, और जो फाइंड करना है वो आप मान लोगे इवेंट बी। तो बी गिवन ए के लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता था, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था, कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट। ए इवेंट क्या है भाई, बैक्टीरिया इज अलाइव, और बी क्या है जी, बैक्टीरिया अलाइव एक हफ्ते से ऊपर भी रहेगा, जिंदा बैक्टीरिया है और एक हफ्ते से आगे भी जिंदा रहेगा। तो ये कौन है भाई, ऑब्वियसली 5 बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि ऐसे थे, है ना। तो 5 ऑफ विच कैन स्टे अलाइव आफ्टर एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 30 डेज, है ना। 5 ऑफ विच आर, ये कैन स्टे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इंग्लिश, छोड़ो उसको, पता नहीं क्या लिख देते हैं ठीक है। हाँ, तो 5 ऑफ विच स्टे अलाइव फॉर एटलीस्ट 30 डेज, 30 डेज के लिए एटलीस्ट 5 ऑफ विच अलाइव हैं। तो मतलब ये 30 दिन तक कम से कम जिंदा, मतलब अभी भी जिंदा है और आगे आने वाले 30 दिनों तक कम से कम वो जिंदा रहेंगे। तो ये बात है भाई, ए इंटरसेक्शन बी में हम उन्हीं की बात कर रहे थे। हाँ जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 5/25, 25 क्यों, क्योंकि टोटल बैक्टीरिया 25 थे, 5/25 डिवाइडेड बाय 15/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 15/25 के लिए थी, ए क्या था भाई, रैंडमली चूजन बैक्टीरिया फॉर एक्सपेरिमेंट इज अलाइव। तो अलाइव है, कितने अलाइव है भाई, आपको प्रेजेंट कितने अलाइव नजर आ रहे हैं, 5 और 10, 15, 15 लाइव थे, कितने में से, 25 में से, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी डेड थे, है ना। तो 5 और 10, ये देखो, ये 5 और ये 10, प्लीज ये ध्यान लगाओ जो मैं कर रहा हूँ, ये देखो, ये 5 और ये 10, 10 5 15, 15 अलाइव हैं और 10 डेड हैं। तो अलाइव, रैंडमली चूजन इज अलाइव, इसी की प्रोबेबिलिटी होगी 15/25, ठीक है जी। तो मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, अब आपको समझ आ गया, नाना करते करते मैंने फिर एक बार और रिपीट कर दिया, ठीक है। तो 5/25 डिवाइडेड बाय 15/25, तो आंसर इज 5/15, दैट इज 1/3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं छोटा कर देता हूँ एक बार स्क्रीन को, आप फटाफट से नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। ओके, लो जी, इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ, करो जंप, ठीक है जी। धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा, 11 क्वेश्चन कराने में, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। प्रभा इज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हर मैनेजर इज रनिंग अ डिनर फॉर दोस एम्प्लॉयज हु हैव एटलीस्ट वन सन, ठीक है, जिनका कम से कम एक भी बेटा है, उसके लिए इसने मैनेजर ने डिनर ऑर्गेनाइज किया है। वैसे बात तो गलत है, बेटे बेटे में आजकल कोई फर्क नहीं है, पर ठीक है भाई जैसे जो चल रहा है, क्वेश्चन है तो हम क्या करें, ठीक है। जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। प्रभा इज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हर मैनेजर इज रनिंग अ डिनर फॉर दोज एम्प्लॉयज हैविंग एटलीस्ट वन सन, कम से कम एक बेटा है जिनका, उनके लिए डिनर है। अच्छा जी, इफ प्रभा इज इनवाइटेड टू द डिनर, प्रभा इज इनवाइटेड टू द डिनर, इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, कम से कम एक बेटा है उसके पास। अच्छा, एंड एवरीवन नोज शी हैज 2 चिल्ड्रन, सबको पता है कि उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ बॉयज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों के दोनों बॉय हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो सीधी सी बात है। अब वही बात है, यहाँ पे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मोल्ड कर दूं तो आप एक झटके में समझ जाएंगे। क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि उसका एक बेटा है, और आपको फाइंड क्या करना है कि उसके दोनों बेटे हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज गिवन वन ऑफ देम इज बॉय। अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जीरो आई है क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट करेंगे नहीं तो दिक्कत है, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे जी, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉयज
प्रोबेबिलिटी बोथ बॉयज गिवन वन इज बॉय, या एटलीस्ट वन इज बॉय, थोड़ा अच्छा बोले तो एटलीस्ट वन इज बॉय, एटलीस्ट गिवन एटलीस्ट वन इज बॉय। बहुत सिंपल है भाई, है ना। तो क्या बनेगा भाई, ये ए गिवन बी क्या होता है भाई, ए गिवन बी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बोथ आर बॉयज एंड एटलीस्ट वन इज बॉय। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बोथ बॉयज इंटरसेक्शन एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय। बताओ भाई कैसे निकालोगे, बोथ बॉय इंटरसेक्शन एटलीस्ट वन बॉय, तो ऑब्वियसली बोथ बॉयज ही तो आएगा, दोनों में से इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या है, बोथ आर बॉयज। एटलीस्ट वन बॉय में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो भाई, देखो पहले तो सैंपल स्पेस समझाओ, है ना, थोड़ा सा क्लियर मैं करता हूँ इसको। सैंपल स्पेस बताओ भाई, सैंपल स्पेस क्या होगा, दो बच्चे है ना, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो या तो दोनों के दोनों बॉयज हैं, या फिर पहला बॉय है दूसरा गर्ल है, या फिर पहली गर्ल है दूसरा बॉय है, या फिर दोनों की दोनों गर्ल्स हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस, समझ में आना ना, दो बच्चे हैं, या तो दोनों के दोनों बॉय हैं, या दोनों के दोनों गर्ल हैं, या फिर पहला बॉय दूसरी गर्ल है, या फिर पहला गर्ल है दूसरी बॉय है, मतलब पहली गर्ल दूसरा बॉय, मतलब दूसरी बॉय क्या दूसरा बॉय ठीक है, जोक्स अपार्ट, मैं ऐसे कुछ भी बोलता रहता हूँ, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, या तो दोनों बॉय हैं, या पहला बॉय दूसरा गर्ल दूसरी गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों गर्ल्स। ठीक है जी, G1 G2 ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है जी, तो अब बोथ बॉयज इंटरसेक्शन एटलीस्ट वन बॉय, बोथ बॉयज सिर्फ ये है B1 B2। अच्छा, एटलीस्ट वन बॉय में क्या क्या आएगा, देखो B1 B2 B1 G2 G1 B2, तो तीन है ये, है ना। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। प्लीज मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन एक नया मेरे को मतलब लैंग्वेज लगी, तो इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है जी, तो बोथ बॉयज वाला केस क्या है भाई, बोथ बॉयज वाला केस है B1 B2, और एटलीस्ट वन बॉय का केस क्या है भाई, ये तीनों है B1 B2 B1 G2 G1 B2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है भाई, ऑब्वियसली B1 B2, तो मतलब बोथ बॉयज। तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉयज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉय। तो कैसे निकालेंगे अभी, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या है देखो, B1 B2 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं जी, चार एलिमेंट हैं, तो लो जी 1/4 डिवाइडेड बाय एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तीन तीन कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स हैं फेवरेबल, और टोटल कितने हैं जी, चार हैं, तो 3/4। ठीक है जी, तो घुमा फिरा करके आंसर क्या निकलेगा जी, 1/3। सो सिंपल क्वेश्चन करा रखे मैंने, बट एक नया एंगल से तरीका मैंने आपको सिखा दिया कैसे सोचना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत ज्यादा बेसिक नहीं बोला, बट काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको नोट डाउन कर लो भी फटाफट। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, छोटा करूँ कि वैसे नजर आ रहा होगा सबको, है ना, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, छोटा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, इफ एल्डर इज बॉय देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यंगर इज गर्ल। ये बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन है, तो सैंपल्स में बताओ तो भाई फटाफट, वही बॉय 1 बॉय 2, बॉय 1 गर्ल 2, गर्ल 1 बॉय 2, और गर्ल 1 गर्ल 2। अच्छा, फैमिली 2 चिल्ड्रन, इफ एल्डर इज बॉय देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यंगर इज गर्ल। तो मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट यंगर इज गर्ल गिवन एल्डर इज बॉय। ये बात पकड़ में आ रही है, अगर ये चीज पकड़ में आ रही है तो बस फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो क्या निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी यंगर गर्ल गिवन, रादर बार बार ना यंगर गर्ल और ये सब लिखने में टाइम पास होता है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं इवेंट बना देता हूं। ठीक है, हाँ जी, तो यंगर गर्ल, ए इवेंट है जी यंगर गर्ल, और बी इवेंट है जी एल्डर बॉय, बी इवेंट है एल्डर बॉय। अब आपको क्या निकालना है बताओ, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए निकालना है या प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी निकालना है। देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यंगर इज गर्ल गिवन एल्डर इज बॉय, यंगर इज गर्ल गिवन एल्डर इज बॉय, तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी निकालना है, बी गिवन ए निकालना। इतनी पहचान होगी ना, बस अब आपको आता ही है काम, क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा भाई, ए क्या है, यंगर इज बॉय, बी क्या है, एल्डर बॉय है, सॉरी ए क्या है, यंगर गर्ल है, और बी क्या है, एल्डर बॉय है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा भाई, यंगर गर्ल है और एल्डर बॉय है। ठीक है, यंगर गर्ल है और एल्डर बॉय है, तो एल्डर बॉय है यंगर गर्ल है, मतलब समझ गए ना, पहला बच्चा बॉय है दूसरा बच्चा गर्ल है, तो इसका मतलब एल्डर वन बॉय और यंगर वन गर्ल, ये चीज है, सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है ऐसी, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी व्हाट, 1/4। ठीक है जी,
अच्छा जी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है भाई, एल्डर बॉय है, एल्डर बॉय है तो इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है देखो, मतलब पहला बच्चा बॉय है तो ये और ये दो है, तो 2/4, ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 4 एलिमेंट है, तो दो हमारे फेवरेबल में है, तो 2/4, तो कितना आंसर आएगा जी, 1/2 आंसर। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फैमिली इज 2 चिल्ड्रन, इफ एल्डर इज बॉय देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यंगर इज गर्ल। एल्डर बॉय है मतलब पहला बच्चा बॉय है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा बच्चा है जो गर्ल है, मतलब यंगर वन गर्ल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, बहुत आराम से हमने निकाला। तो हमारे को निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट यंगर इज गर्ल गिवन एल्डर इज बॉय। तो यंगर इज गर्ल गिवन एल्डर इज बॉय, तो यंगर गर्ल इवेंट ए मान लिया, बी को हमने मान लिया एल्डर बॉय, तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन भी हमारे को फाइंड आउट करनी थी, क्यों, क्योंकि यंगर गर्ल गिवन एल्डर इज बॉय। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए क्या था यंगर गर्ल और बी क्या था एल्डर बॉय था, तो यंगर गर्ल है और एल्डर बॉय है, ये चीज है, तो मतलब पहला बॉय है दूसरा गर्ल है, पहला बच्चा बॉय दूसरा बच्चा गर्ल, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है, तो सीधा आपने लिख दिया 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या था भाई एल्डर बॉय होने के दो पॉसिबिलिटी थी, B1 B2 B1 G2, तो 2/4, ठीक है। हाँ, तो सीधा आंसर आ गया 1/2। अच्छा, अगर आप कॉमन सेंस से करना चाहते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा लंबा मेथड दिखाया, कॉमन सेंस से तो आप ऐसे करते हैं, देखो भाई दो बच्चे हैं ना, तो एल्डर वन इज बॉय, आपको गिवन है कि पहला बच्चा तो बॉय है ही है, तो दूसरा बच्चा क्या होगा, या तो गर्ल होगा या बॉय होगा, तो ऑब्वियसली 1/2 इज द आंसर, ठीक है। मतलब दूसरा बच्चा आपको गर्ल चाहिए ना, तो दूसरा बच्चा क्या हो सकता है, पहले तो बॉय फिक्स हो गया तो उसको मारो गोली, हटा दो उसको, दूसरे की बात करें ना, दूसरा बच्चा तो बॉय होगा या गर्ल होगा, आपको कह रखा है कि बताओ कि दूसरा बच्चा गर्ल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऑब्वियसली 1/2, क्योंकि या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, है ना, तो 1/2 सीधा आंसर आता है। बट वही बात है भाई, कहीं कहीं आप लोग फंस सकते थे, इसलिए मैं आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, फॉर्मुले के हिसाब से निकालो, कोई गलती नहीं होगी, नहीं तो वही बात है, थोड़ी बहुत भी गलती होगी तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। ओके जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ, बढ़ जाऊं आगे, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा जी, अ मशीन प्रोड्यूसेस पार्ट्स दैट आर ईदर गुड, स्लाइटली डिफेक्टिव और ऑब्वियसली डिफेक्टिव, तो गुड 90% है, तो प्रोबेबिलिटी की गुड पार्ट डेवलप हुआ उसकी है 0.9, मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी की गुड पार्ट डेवलप हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी होगी जी 0.9, समझ पा रहे हो ना, 90% मतलब क्या हो गया भाई 0.9, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 0.9। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी कि स्लाइटली डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 2%, मतलब 0.02, 0.02। अच्छा जी, और ऑब्वियसली डिफेक्टिव उसकी 8% है, तो ओडी ऑब्वियसली डिफेक्टिव 8%, मतलब 0.08, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद प्रोड्यूस पार्ट्स गेट पास थ्रू ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन मशीन, तो जो भी पार्ट्स बनाए जाते हैं ना वो पास होते हैं ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू, which is able to detect any part that obviously defective and discard it। तो मतलब जो ऑब्वियसली डिफेक्टिव है ना सिर्फ उन्हीं की मशीन डिटेक्शन कर सकती है, मतलब गुड तो ऑब्वियसली गुड है ही है, उसको तो क्या करना है, मतलब स्लाइटली डिफेक्टिव के केस में ये मशीन आपको नहीं बता सकती कि स्लाइटली डिफेक्टिव है, वो उसको गुड मान करके आगे फॉरवर्ड कर देती है, बात समझ आ रहा है। तो जो ऑब्वियसली डिफेक्टिव मतलब ऐसे समझ लो पार्ट जो चलता ही नहीं है उसको सिर्फ ये रिजेक्ट करती है, बाकी जो थोड़ा बहुत भी चल रहा है उसको धक्का लगा देती है, कहते ठीक है अभी चलो, ठीक है, समझिए क्या कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली डिफेक्टिव को ये पकड़ सकती है, बाकी को वो नहीं पकड़ सकती, ठीक है जी। तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट इज गुड गिवन इट पासिस थ्रू द इंस्पेक्शन मशीन एंड गेट्स शिप्ड, मतलब वो गिवन, ये देखो फिर वही बात आ गई ना, वर्ड गिवन, गिवन इट पासिस थ्रू द इंस्पेक्शन मशीन एंड गेट शिप्ड, मतलब मशीन से वो पास हो गया है और शिप हो चुका है, तो क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट इज गुड, तो हमारे को फाइंड क्या करना है भाई, प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट इज गुड गिवन इट पासिस थ्रू द इंस्पेक्शन मशीन, मशीन से पास हुआ है मतलब वो ऑब्वियसली डिफेक्टिव नहीं है, मतलब या तो वो गुड है या वो स्लाइटली डिफेक्टिव है। तो probability that the given part is good given probability that the part is good given it passes to the inspection machine and gets shipped, मतलब it is not obviously defective, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, it is not ऑब्वियसली डिफेक्टेड, बार बार लगा देते, ऑब्वियसली डिफेक्टेड का मतलब या तो गुड है या स्लाइटली गुड है, तो थोड़ा सा वही बात है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टाइल में लिख दिया ताकि थोड़ा सा हमारे को काम करने में आसानी, और कुछ नहीं, यही पूछ रहे हैं ना आपसे, देखो सीधे सा बात है भाई, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गिवन वर्ड आया बैठा है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और आपसे पूछ के रहे जो पूछ रहे हैं ना उसको बस मैं आपको बार बार समझाता हूँ, एक बार फॉर्मूले टाइप से लिख दो, आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म, बिल्कुल फिर क्लियर काम हो जाता है, दिक्कत नहीं आती, नहीं कॉमन सेंस से करोगे तो दिक्कत में आप फंस सकते हो। हाँ जी, तो हमने क्या सीखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्ट इज गुड गिवन इट पासेस टू द इंस्पेक्शन मशीन एंड गेट्स शिप्ड। हाँ जी, तो दैट द पार्ट इज गुड, तो पार्ट इज गुड, गुड गिवन
इट पासेस टू इंस्पेक्शन मशीन। पास कब होगा भाई इंस्पेक्शन मशीन से? जब वो और ऑब्वियसली डिफेक्टिव ना हो। सिर्फ कब पास होगा? जब वो ऑब्वियसली डिफेक्टिव ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली डिफेक्टिव पार्ट को ही मशीन उड़ा पाती है, बाकियों को वो नहीं उड़ा पाती, मतलब बाकियों को वो पास करवा देती है। ठीक है जी, तो मतलब या तो जो हमारा पार्ट है वो गुड है या फिर स्लाइटली डिफेक्टिव है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो जी गिवन ओडी बार दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ओडी बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ओडी बार। ठीक है जी, अच्छा बताओ भाई, अब जी इंटरसेक्शन ओडी बार क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, ओडी बार एग्जैक्टली क्या है? ओडी बार है या तो गुड या स्लाइटली डिफेक्टिव। तो गुड यूनियन स्लाइटली डिफेक्टिव हो गया ना, जितने भी पार्ट्स गुड हैं और जितने स्लाइटली डिफेक्टिव हैं दोनों का यूनियन मैं करा दूंगा तो आए ना हमारे पास, जो कि ऑर्डिनरी डिफेक्टिव नहीं है। और गुड इंटरसेक्शन में इसका कर रहा हूं, यही बस यही है छोटा सा पॉइंट, अगर आप पकड़ गए तो हमारी बात खत्म है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन आपको शायद निकालना नहीं आएगा। हाँ जी, तो गुड इंटरसेक्शन मैं क्या निकालना चाहता हूँ? ओडी बार। ओडी बार क्या है जी? गुड यूनियन स्लाइटली डिफेक्टेड। तो गुड इंटरसेक्शन स्लाइटली डिफेक्टेड इस सॉरी गुड इंटरसेक्शन गुड यूनियन स्लाइटली डिफेक्टिव, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ऑब्वियसली गुड आएगा जी। ये आपको पता है कि नहीं पता? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सेट थ्योरी के हिसाब से आप बताओ मेरे को, एब्जॉर्प्शन लॉ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो वही है, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे ए यूनियन बी विल कंटेन ए ना, तो ए विल बी, सब कुछ छोड़ो बस इतनी बात करो, अगर आपको एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं आ रहा तो ऐसे बात करो, ए विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और नॉट, ए विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ऑब्वियसली छोटा वाला आएगा, मतलब ए आएगा, तो बस सीधी सी बात है। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? प्रोबेबिलिटी गुड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ओडी बार। ठीक है जी, तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड कितनी है जी? आपको ऑलरेडी गिवन थी 0.9। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख देता हूँ। ओडी बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बस अगर आपने ये बता दी तो मैं समझ जाऊंगा आपका काम आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो ओडी बार मतलब क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड यूनियन स्लाइटली डिफेक्टिव। ठीक है जी, अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड कितनी है जी? 0.9 ये आपको गिवन है। अच्छा, जी यूनियन एस डी का मतलब क्या होगा? देखो याद आ रहा है आपको, मैंने जो प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन दी थी, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। आई थिंक फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मैंने आपको बताया था कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हाँ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, है ना, सिलेबस के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था बेसिक टर्म्स, मैंने वहां सारा डिस्कस किया था। हाँ जी, तो अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी हमारा जीरो हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे बताओ भाई, ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, या तो गुड होगा या फिर स्लाइटली डिफेक्टिव होगा, दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं भाई? कोई भी आपने ऑब्जेक्ट पिक करा है ना, जो भी पार्ट है ना, मशीन पार्ट्स प्रोड्यूस करी है ना, तो कोई भी पार्ट आपने पिक किया, या तो वो गुड होगा या वो स्लाइटली डिफेक्टिव होगा, दोनों थोड़ी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये, तो म्यूचुअल इवेंट्स हैं तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, हमारा काम खत्म। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लाइटली डिफेक्टिव, दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, इसका प्रूफ वगैरह चाहिए तो प्लीज मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो चेक करो भाई, बेसिक टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था कैसे आता है, मैंने आपको बार बार समझाया भी था। प्रूफ के बिना अगर आपने कुछ काम किया तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी और अप्लाई करना नहीं आएगा। गेट एग्जाम इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, कंसेप्ट पढ़ पढ़ के कुछ नहीं मिलना भाई जब तक आप उनको अप्लाई करना नहीं सीखोगे। तो आज जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें मैं आपको सारे अप्लाई ही करना सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं सिखा रहा। ठीक है जी, हाँ जी, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन समझ में आ गई। तो जी यूनियन एसडी क्या होगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एसडी। एसडी मतलब स्लाइटली डिफेक्टिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि कोई भी आपने यू कैन से पार्ट पिक करा, पार्ट बना रही है ना मशीन। हाँ जी, तो ये देखो भाई, कोई भी पार्ट आपने पिक किया, ठीक है, कोई भी पार्ट आपने पिक किया, या तो वो गुड निकलेगा या वो स्लाइटली डिफेक्टिव निकलेगा या वो डिफेक्ट ऑब्वियसली डिफेक्टिव निकलेगा, है ना, तीनों में से कोई एक निकलेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कोई पार्ट आपने पिक किया गुड भी और स्लाइटली डिफेक्टिव भी हो, दिस इज नेवर पॉसिबल। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया सबको, तो दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी जी, बोलो जी, गुड प्लस स्लाइटली डिफेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड कितनी है जी? 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लाइटली डिफेक्टेड कितनी है जी? 0.02। ठीक है जी, तो क्या आंसर आएगा? 0.9 डिवाइडेड बाय 0.92, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है जी, ओके जी, तो प्लीज आप अपने आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, मैं इसमें और ज्यादा नहीं घुसूंगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अब अपने आप कर लेना। अच्छा, अब वही बात है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाते तो हो जाता, बट मैं बार बार समझा रहा हूँ कॉमन सेंस नहीं लगानी, आप लोग गेट एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसोगे। कहो तो बोलूं, नहीं तो छोड़ दूं। चलो एक बार बोल देता हूँ, ठीक है, देखो एक बार बोल देता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट इज गुड गिवन इट पासेस टू द इंस्पेक्शन मशीन एंड गेट शिप्ड? क्योंकि ये पास होके इंस्पेक्शन मशीन से शिप हुआ है, तो इसका मतलब या तो ये गुड रहा होगा या वो स्लाइटली डिफेक्टिव रहा होगा। तो अब नया हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया भाई? नया सैंपल स्पेस हो गया या तो गुड वाला होगा या फिर स्लाइटली डिफेक्टिव वाला होगा। तो अगर मैं 100 पार्ट्स मान लेता हूँ, अगर हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 100 पार्ट्स हैं,
तो उसमें से 92 पार्ट्स है ना हमारे पास जो कि गुड होंगे या स्लाइटली डिफेक्टेड होंगे। गुड 90% है तो मतलब 90 गुड हैं और 2% स्लाइटली डिफेक्टिव है, तो मतलब 100 में से 2 स्लाइटली डिफेक्टिव हैं, तो टोटल कितने हो गए 92। 92 आर गुड और स्लाइटली डिफेक्टिव। अच्छा जी, और आपने बोला क्या प्रोबेबिलिटी दैट द पार्ट इज गुड, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो गुड निकला। हाँ जी, तो गुड के कितने चांसेस हैं 90 और टोटल कितने हैं जी 92, तो सीधा आंसर आएगा 90/92। ये तो हो गया एक किस्म से, है ना, 0.9/0.92, 90/92 ओनली। समझाया? मैं लिख देता हूं, देखो भाई, आपने मान लिया कि हमारे पास 100 पार्ट्स थे, 100 पार्ट्स थे, तो उसमें से 90 पार्ट तो होंगे गुड, 2 पार्ट होंगे स्लाइटली डिफेक्टिव, और ऑब्वियसली डिफेक्टिव कितने होंगे जी 8। अब क्योंकि आपने बोल दिया कि गिवन इट पासेस थ्रू द इंस्पेक्शन मशीन एंड गेट शिफ्ट, क्योंकि ये पास हुआ और शिप हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली डिफेक्टेड तो है नहीं, जो 8% है, मतलब 8 में से तो नहीं है, मतलब 92 में से कोई एक पार्ट है। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो टोटल कितने चांसेस है 92, और उसमें से फेवरेबल कितने हैं जी, क्योंकि गुड 90 थे, 2 स्लाइटली डिफेक्टेड थे, तो फेवरेबल कितने हैं जी गुड वाले, क्योंकि हमारे को गुड की प्रोबेबिलिटी थी, तो 90/92 इज माय आंसर। तो पैसे सोच सकते थे, बट वही बात है भाई, इतना दिमाग लगाने के लिए ना गेट एग्जाम में वही बात है, अगर आप सोचोगे भी सही ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है, 99 क्या मैं सीधा बोलता हूँ 100% चांसेस है कि आप इसमें कुछ ना कुछ गलतियां करोगे। तो बेटर है इस मेथड को मारो गोली, कॉमन सेंस से नहीं सोचना, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी इंट्यूशन आपके अंदर डेवलप हो जाए, कुछ नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूले से तो सीधा आंसर निकाल ही रहा हूँ, बट थोड़ा सा इससे आपको थोड़ा सा इंट्यूशन से समझ में आ जाएगा कि हम एक्जेक्टली कर क्या रहे थे। ठीक है जी, और रादर थोड़ा सा आपको प्रूफ भी मिल गया कि 0.9/0.92 क्यों आ रहा है, फॉर्मूले से भी क्लियर और इससे भी क्लियर। आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होगी सबको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप कर रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लो फटाफट। आई थिंक छोटा करने की जरूरत नहीं है, आपको सब नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, बढ़ू आगे। ठीक है, देखो भाई, 1 ग्रीन बॉल 1 ब्लू बॉल एंड 2 रेड बॉल्स आर प्लेस्ड इन अ बाउल। ठीक है, तो क्या है भाई 1 ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कितनी है जी 1। अच्छा, ब्लू बॉल कितनी है जी 1, एंड रेड बॉल्स कितनी है जी 2। ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ बाउल, वन ड्रॉ टू साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बाउल। ठीक है, मतलब 2 बॉल्स, ये इंग्लिश खराब है भाई यहाँ पे, ठीक है, इस पे ध्यान मत लगाना। हाँ जी, तो 1 ड्रॉ मतलब एक आदमी ने 2 साइमल्टेनियसली बॉल्स ड्रॉ करी हैं, ठीक है, फ्रॉम द बाउल, एंड अनाउंस दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड, साथ साथ उसने बोल दिया कि एटलीस्ट वन इज रेड। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द चांस दैट द अदर बॉल वन हैव ड्रॉन आउट इज आल्सो रेड, क्या चांसेस हैं कि जो दूसरी बॉल ड्रॉ करी गई वो भी रेड है। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले कराया था कि एक बच्चा बॉय है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉय हैं, तो वो चीज है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। ठीक है, मैं वही बात है, पहले इवेंट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। हाँ जी, तो बोथ रेड ये इवेंट हम मान लेते हैं ए। अच्छा जी, उसके बाद फिर एटलीस्ट वन रेड ये इवेंट है जी बी। तो अब मेरे को क्या चाहिए भी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी चाहिए ना, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड गिवन एटलीस्ट वन वन ऑफ देम इज रेड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना, तो वही चीज है ना। तो क्या बोला इसने कि अनाउंस दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड, तो मतलब गिवन, ये चीज वही बात है, यहाँ पे गिवन वर्ड नहीं है, बट आपको सेंस से समझना पड़ेगा। गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड मतलब बोल दिया गया कि एक तो रेड है, कम से कम एक रेड है, ये आपको कंफर्म है, तो हमने वही बोल दिया एटलीस्ट वन इज रेड इज इवेंट बी। और व्हाट इज द चांस दैट द अदर बॉल वन हैव ड्रॉन आउट इज आल्सो रेड, तो वो भी रेड है, तो बोथ आर रेड हम डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं, तो इवेंट ए हो गया बोथ आर रेड, तो हम क्या कहेंगे बोथ आर रेड गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड। हाँ जी, बताओ भाई कैसे निकालोगे, ए गिवन बी क्या होता था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, बोथ आर रेड और एटलीस्ट वन इज रेड, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ऑब्वियसली बोथ आर रेड। इतना तो आप समझ ही पा रहे होगे, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। बोथ आर रेड है और ये क्या कह रहा है भाई एटलीस्ट वन इज रेड, तो एटलीस्ट 2 बॉल ड्रॉ करी गई हैं, एटलीस्ट वन इज रेड और बोथ आर रेड, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, ऑब्वियसली बोथ आर रेड। नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सैंपल स्पेस, पहले तो मेरे को जरा इस प्रॉब्लम है ना, सिंपल बात है, सैंपल स्पेस पहचान करके बता दो। अगर आपने सैंपल स्पेस बता दिया तो लगभग लगभग 90% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है, वैसे बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बॉल ड्रॉ करी गई है, एक ग्रीन है एक ब्लू है और 2 रेड है, 2 बॉल ड्रॉ करी गई है ना, तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सैंपल स्पेस में, बताओ भाई। देखो, पहली ग्रीन हो दूसरी ब्लू हो, या फिर पहली ब्लू ब्लू हो दूसरी ग्रीन हो, ब्लू और ग्रीन का काम खत्म। अच्छा, उसके बाद फिर पहली ब्लू हो दूसरी रेड हो, पहली ब्लू हो दूसरी रेड हो, या फिर साथ साथ उल्टा भी कर लो, पहली रेड हो दूसरी ब्लू हो। अच्छा, रेड ब्लू का चक्कर खत्म, अब ग्रीन और रेड का चक्कर रह गया। ग्रीन और रेड देखो भाई, पहली ग्रीन हो दूसरी रेड हो, या फिर पहली रेड हो दूसरी ग्रीन हो।
अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि दो ड्रॉ करी है तो दोनों भी तो रेड हो सकती थी, वो किसने रोका था? तो आपको एक और डालना पड़ेगा, रेड 1 रेड 2। अगर आप इतना चीज समझ पा रहे हो, अगर आपको सैंपल स्पेस क्लियर हो चुका है तो समझ लो भाई आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है, फिर इसमें कुछ रह ही नहीं गया है। ठीक है जी, ओके जी, तो रेड 1 रेड 2, ठीक है जी। तो अब इवेंट ए क्या कह रहा है? रेड 1 रेड 2, है ना, बोथ आर रेड। अच्छा जी, और एटलीस्ट वन इज रेड, इवेंट बी है, वो क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन इज रेड, तो ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है एटलीस्ट वन, ये भी एटलीस्ट वन रेड, ये भी एटलीस्ट वन रेड, और कहीं है एटलीस्ट वन रेड, हाँ ये रहा एटलीस्ट वन रेड, तो टोटल 5 है। ठीक है जी, तो 5 चॉइसेस हमारे को बता रही हैं एटलीस्ट वन इज रेड, और बोथ आर रेड सिर्फ एक चॉइस बता रही है। तो ऑब्वियसली अब आप मुझे बता दो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इवेंट ए में सिर्फ एक ये है, रेड 1 रेड 2, और इवेंट बी में है ये पांचों के पांचों, तो ऑब्वियसली दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई? यही आएगा, है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी बता दो भाई, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई? देखो 1 डिवाइडेड बाय ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये है ना, हाँ जी, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने चॉइसेस हैं? 7 चॉइसेस हैं, तो 1/7। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या था भाई? एटलीस्ट वन इज रेड, एटलीस्ट वन इज रेड कितने चांसेस है अभी? 5 चॉइसेस हमारे फेवरेबल में, और टोटल कितने हैं जी? सैंपल स्पेस में 7 हैं, तो 5/7। तो इसका सीधा आंसर आएगा जी 1/5, दैट्स इट। कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन था। नहीं, ये तरीके नहीं अपनाओगे तो अब समझ में आ रहा है, देखा फार्मूला का कितना बड़ा फायदा। कॉमन सेंस से लगे रहो, दिक्कत आ जाएगी आपको करने में, है ना, फंस सकते हो आप लोग। तो बेटर है इस तरीके से चलो, क्लियर है एकदम। कर सकते हो कॉमन सेंस से, बट वही बात है, मैं सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से कराऊंगा तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी भाई, हमारा एक वीडियो भी कंप्लीट नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपने आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको समझाया था, पहला बच्चा बॉय है, दूसरा बच्चा गर्ल होना चाहिए, एंड सो ऑन, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा होगा थिंक, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट कह रहा है भाई, हरमीन इज टेकिंग हर एग्जाम, पता नहीं क्या है, छोड़ो उसको। ठीक है, हरमीन इज टेकिंग एग्जाम, सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल फिनिश द एग्जाम इन लेस देन आवर इज h/2। ठीक है, लेस देन आवर में अगर एग्जाम कंप्लीट करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी? लेस देन h आवर, सॉरी लेस देन आवर नहीं, लेस देन h आवर इज h/2। ठीक है, लेस देन h आवर में अगर एग्जाम कंप्लीट करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी जी h/2। तो अब h क्या है? वो एक फंक्शन हो गया ना, लिखा हुआ इसने, फॉर ऑल 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू h इज लेस देन इक्वल टू 1। तो सिंपल बात इतनी कहूंगा भाई। ठीक है, लेस देन बोला ना, तो प्रोबेबिलिटी दैट हरमीन कंप्लीट एग्जाम इन लेस देन h आवर इज h/2। तो 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो अगर मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी दैट शी फिनिश एग्जाम इन लेस देन 1 आवर इज 1/2। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू डालनी है, इससे ऊपर मत डाल देना, जैसे फंक्शन है वैसे काम करना होगा। मैं आपको सिंपल फंक्शन समझा रहा हूँ, ये कैसे काम करना है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जैसे मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी कि शी कंप्लीटेड एग्जाम इन लेस देन 0.5 आवर, दैट विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, जो आपका मन करे वो भर सकते हो। तो एक किस्म से फंक्शन हो गया। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? गिवन दैट, ये देखो गिवन आ गया ना, तो मतलब समझ लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। गिवन दैट सी इज स्टिल वेटिंग आफ्टर 0.75 आवर्स, मतलब 0.75 आवर्स तक उसने एग्जाम कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, हाँ जी। तो इवेंट ए क्या गिवन है? अब इवेंट ए क्या है भाई? इवेंट ए है हमारे पास कि गिवन वाले, गिवन से जो आ गया मैं उसको इवेंट ए मान रहा हूं। ठीक है, गिवन दैट शी इज स्टिल वेटिंग आफ्टर 0.75 आवर्स, तो ए क्या हो गया भाई कि शी इज वेटिंग या शी हैज नॉट कंप्लीटेड, शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर। अच्छे से लिखेंगे तो मैं थोड़ा ब्यूटीफुल लिख रहा हूं ताकि आपको झटके में समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 0.75 आवर्स, 0.75 आवर्स। ठीक है, इवेंट ए क्या हो गया? शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 0.75 आवर। इसका ये मतलब है ना, स्टिल वेटिंग आफ्टर 0.75 आवर्स, मतलब 0.75 आवर बीतने के बाद भी वो बैठी है, काम कर रही है, मतलब उसने अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं किया बिफोर 0.75 आवर्स। क्यों लिखा मैंने, चीज समझ में आई? देखो, अगर मैं आपको बोल देता कि प्रोबेबिलिटी बताओ मेरे को कि उसने लेस देन 0.75 में अपना काम कंप्लीट कर लिया, मतलब लेस देन 0.75 आवर में उसने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती? यहां से आप बता सकते थे क्या? 0.75 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? याद है ना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? 1 माइनस ए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होता था जी? 1 माइनस ए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत बार बता चुका हूँ। प्लीज, जो पहला वीडियो था, ज्यादा सेकंड वीडियो था मेरा प्रोबेबिलिटी का, पहला वीडियो तो सिलेबस का था, सेकंड वीडियो था बेसिक टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था ये आपको, है ना। और थोड़ा थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो प्रीवियस वीडियो मैंने वहां पे भी आपको समझाया था, तो याद आ रहा होगा। तो बेसिस से पॉइंट है भाई, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? 1 माइनस ए। हाँ, तो बस वही चीज है ये। हाँ, तो लेस देन 0.75 में अपना कंप्लीट करेगी, दैट इज 0.75 बाई 2। तो प्रोबेबिलिटी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई?
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.75 में अगर वो एग्जाम कंप्लीट करे, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार अच्छे से। तो प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.75 में अपना एग्जाम कंप्लीट करेगी, दैट विल बी 1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 2, और यही है जी हमारा ए, शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 0.75 आवर्स। आपको देखते समझा रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 का मतलब क्या है, उसने अपना एग्जाम 75 से पहले 0.75 से पहले कंप्लीट नहीं किया, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.75 उसने टाइम लगाया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे को पता लग चुकी है, दैट इज 1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 माइनस 0.75 क्या होता है भाई, 3/4 इंटू 2, है ना, हाँ जी, सॉरी 3/4 ना, तो ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, हाँ जी, कैलकुलेशन तो भाई आप अपने आप कर सकते हो ना। तो 1 माइनस 3/8 हो गया, तो दैट विल बी नथिंग बट 5/8, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने निकाल दी है क्या, 5/8। अच्छा आगे क्या कह रहा है, अच्छा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो नाम इसने बोल ही दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आपको समझ आ चुका होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हाँ जी। तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट फुल आवर इज यूज्ड, मतलब पूरा 1 घंटा वो अपना एग्जाम करती रही, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पूरा 1 घंटा वो अपना काम करती रही, ठीक है जी। तो अब जरा मुझे बताओ मैं क्या लिखूं, देखो इतना तो तय है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 आवर इज 1/2, मतलब 1 घंटे से पहले अपना काम खत्म करके गई है वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 1/2। तो अब 1 घंटे से ऊपर वो बैठी रही, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आवर। हाँ जी, तो बी इवेंट पहले तो मैं लिखता हूँ, आराम आराम से लिखता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता। हाँ जी, तो इवेंट ए हमारे को पता लग चुका है, सी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 0.75। तो बी इवेंट क्या होगा भाई, शी हैज यूज्ड फुल आवर, मतलब शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 1 आवर। आई थिंक समझ पा रहे हो गया ना। तो बी क्या हो गया भाई, शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 1 आवर, शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 1 आवर, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ भाई बी कैसे निकालोगे, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मेरे को पता है, बी बार क्या है, मतलब 1 घंटे से कम में उसने काम अपना खत्म कर लिया, दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी जी, 1 - 1/2, दैट इज नथिंग बट 1/2। तो मैं ढंग से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, 1 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये बात समझ आई। बी क्या है, सी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 1 आवर, तो बी बार क्या होगा, शी हैज कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 1 आवर, और शी हैज कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 1 आवर, ये लेस देन 1 आवर के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है 1/2। कैसे निकाला है भाई, देखो ये उसने प्रॉपर फंक्शन बताया, देखो हरमीन इज टेकिंग हर पोर्शन एग्जाम, जो भी पता नहीं मेरे को क्या लिखा है इसने, इंग्लिश वाले बात है, उसको छोड़ो, हाँ होगा कोई सब्जेक्ट इसका या पता नहीं क्या है, छोड़ो। Suppose the probability that she will finish the exam in less than h hour is h/2 ना, तो less than 1 hour में वो कंप्लीट करेगी इस 1/2, ये चीज आपको गिवन है। तो अब आपको क्या गिवन है, she has not completed exam before 1 hour, मतलब अगर उसने 1 आवर से एग्जाम पहले कंप्लीट किया होता तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती, she has completed exam before 1 hour, ये रही, लेस देन 1 आवर में कंप्लीट करता मतलब क्या हुआ, इसने कंप्लीट कर लिया बिफोर 1 आवर, हाँ जी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अच्छा तो ये हो गया बी बार, है ना। तो अब नॉट वाली बात क्या होगी, 1/1 में से घटा दो, है ना, तो क्यों, क्योंकि पी ए बार क्या होता है 1 - ए, हाँ तो 1 - 1/2 देन 1/2, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ए निकल चुकी है, प्रोबेबिलिटी बी निकल चुका है। अच्छा अब आपको निकालना है क्या भाई, देखो क्या निकालना है आपने, इसने क्या बोला है, गिवन दैट शी इज स्टिल वेटिंग आफ्टर 0.75 आवर, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट फुल आवर इज यूज्ड। तो फुल आवर इज यूज्ड गिवन शी इज वेटिंग फॉर मोर देन, शी इज वेटिंग आफ्टर 0.75 आवर्स, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बनेगी जी प्रोबेबिलिटी बताओ, अब आप जरा मुझे बताओ, रादर आप समझ चुके होगे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सब एक स्क्रीन पे आ जाए। लो, हाँ जी, तो वैसे तो आप समझ चुके हो, बट स्टिल मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन में आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, बी गिवन ए निकालना है। बी क्या है जी, 1 घंटे से पहले वो नहीं उठी, गिवन हमारे को चाहिए क्या, ये चीज चाहिए ना, बी गिवन है, बी गिवन का मतलब क्या होगा, 1 घंटे से पहले वो नहीं उठी, गिवन 0.75 तक भी वो नहीं उठी, समझ पा रहे हो नहीं, देखो यही यही पूछ रहे हैं ना आपसे, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट फुल आवर इज यूज्ड गिवन शी इज स्टिल वेटिंग आफ्टर 0.75 आवर्स, मतलब 0.75 तक तो वो बैठी बैठी है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि 0.75 तक तो वो बैठी है, मेरे को नजर आ रही है वो बैठी है, और उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो 1 घंटे तक बैठी रहेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 0.75 तक तो मुझे पता है वो बैठी है, अब आगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 घंटे तक भी बैठी रहेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वही चीज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको आप समझ में आ रहा होगा बी गिवन चाहिए, बी गिवन को चाहिए क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बी क्या है भाई, 1 घंटे से पहले वो नहीं उठी, और ए क्या है भाई, शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 0.75 आवर, मतलब 0.75 तक वो बैठी है, तो 1 घंटे तक बैठी रहेगी गिवन वो 0.75 आवर तक बैठी हुई है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, तुम्हारे को बी गिवन ही चाहिए, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और कॉमन सेंस से सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगी भाई, ए गिवन बी का मतलब क्या होगा, ए क्या है
0.75 आवर तक वो बैठी है, गिवन कि वो 1 घंटे तक बैठी थी, तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। कॉमन सेंस से सोचो, समझ आ रहा है? मैंने बोला है कि 1 घंटे तक तो वो बैठी बैठी है, और उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा कि 0.75 तक वो बैठी थी, क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑब्वियसली 1 है भाई। जब 1 घंटे तक बैठी है तो 0.75 तक तो वो बैठी बैठी है, कॉमन सेंस की बात है भाई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ऑलरेडी 1। क्लियर हो रहा होगा सबको? ठीक है, हाँ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो बी गिवन ए का मतलब क्या हुआ? एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, बी मतलब क्या है? शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 1 आवर। 1 घंटे तक उसने एग्जाम कंप्लीट नहीं करना, गिवन कि वो पौना घंटा तो बैठी थी, पौना घंटा वो बैठी है। 1 घंटे तक उसने क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 घंटे तक बैठी रहेगी, पौना गिवन कि वो पौना घंटा तो बैठी है अभी तक। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना? मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, जितनी बार बोलूंगा उतना कंफ्यूजन पैदा होगा और कुछ नहीं, आप समझ पा रहे हो? हाँ जी, तो बी गिवन ए आपको फाइंड आउट करना है, बताओ भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या था भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो पीछे है वो नीचे है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? ए क्या है भाई? पौना घंटे तक वो बैठी है, और बी क्या जी? 1 घंटे तक वो बैठी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब वो 1 घंटे तक बैठी है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो गया ना, क्योंकि 0.75 के बाद 1 आएगा। थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने अभी क्या निकालिया जी? 1/2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी? 5/8। ठीक है जी, हाँ जी। तो फिर ये कितना निकल के आएगा जी? 8/10, दैट इज नथिंग बट 0.8। ठीक है जी, दिस इज माई फाइनल आंसर। आराम से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करूंगा। थोड़ा सा ऊपर कर दूं अगर विजिबल नहीं है तो। वैसे तो विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, हाँ। देख लो भाई, आराम से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना जंप करने से पहले ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद आपको डाउट आ सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी वाई बी आ रहा है, वाई बी, ए इंटरसेक्शन बी इज बी, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ए क्या है? शी हैज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम बिफोर 0.75 आवर्स, मतलब 0.75 आवर तक वो बैठी थी, एग्जाम दे रही थी। और बी इवेंट क्या है कि वो 1 घंटे तक भी बैठी थी, एग्जाम दे रही थी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 0.75 तक भी बैठी है, एंड इट इज शी इज आल्सो सिटिंग फॉर 1 आवर आल्सो। तो ऑब्वियसली दोनों को इंटरेक्शन क्या आएगा भी? 1 घंटे तक लगातार बैठ रही, क्योंकि अगर वो 1 घंटे तक लगातार बैठ रही तो ऑब्वियसली 0.75 तक साथ साथ बैठी बैठी है। लेकिन अगर वो 0.75 तक बैठी तो पता नहीं वो 1 घंटे तक बैठी थी कि नहीं बैठी थी। तो दोनों इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों को ट्रू करना है ना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होगा? ए भी ट्रू हो और बी भी ट्रू हो। तो ऐसा कोई बीच का इलाज बताओ जब में दोनों के दोनों ट्रू आ जाए। तो इधर भी दोनों ट्रू कब आएंगे? जब वो 1 घंटे तक बैठी रहेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, जितना बोलूंगा उतना टाइम पास और कुछ नहीं। ठीक है, करिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं मैं, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ जी, एलियट बॉट अ कंप्यूटर। अच्छा, ये क्वेश्चन है वही बात, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है तो बहुत इजी, लेकिन टाइम लगेगा मेरे को उसको समझाने में। तो ठीक है, यहीं से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़े से 4-5 क्वेश्चन ही रह गए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो हमारा अब रह गया है 4 क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा इसमें ना, रादर 5 है, अभी 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5 अभी रहते हैं, तो 5 जो बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर अप कराऊंगा। और कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, वो बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके चलो, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यहीं से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।